नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। बहुत बड़ी खबर है, हैशटैग है तिरंगा ऑन टॉप। जी हां, चीन का गुरूर चकनाचूर, चोटियों पर चकनाचूर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंद की सेना ने ठाना है चीन को अब हर मोर्चे पर सबक सिखाना है। आप देखिए कि गुरुवार को कैसे सामरिक विश्व गुरु बना है भारत। आज की ताल ठोके की बहस देखकर यकीन मानिए आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 62 का एक और हिसाब चुकता हो गया है। बड़ी खबर है, चोटियों पर भारत। बड़ी खबर हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। पैंगोंग में कई ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना ने नियंत्रण कर लिया है। चोटियों पर भारत, इसलिए हम लोग कह रहे हैं तिरंगा ऑन टॉप। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस बड़ी खबर को लेकर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? क्योंकि ये आप समझिए सबसे ऐतिहासिक भूल सुधार है। जो 62 की भूल थी वो हम 2020 में उसका भूल सुधार करने जा रहे हैं। कई ऐसी चोटियां, बहुत ध्यान से सुनिए, कई ऐसी चोटियां जिन पर 62 के बाद से लेकर अब तक भारत ने सेना नहीं भेजी थी, उस पर हमारा कब्जा हो गया है। ये पैंगोंग के लिहाज से बहुत बड़ी खबर, लेकिन कूटनीतिक पराक्रम भी, युद्ध नीति का पराक्रम भी और सामरिक नीति का पराक्रम भी। देखिए, कूटनीतिक मोर्चे पर भारत का पराक्रम अब आंख से आंख मिलाकर बात हो रही है। रक्षा मंत्रियों की बातचीत हुई है, अब आंख से आंख मिलाकर विदेश मंत्रियों की बातचीत। दूसरा, रफाल युग का आज से आरंभ हो गया है। देखिए, रफाल युग की आज से शुरुआत हुई है और आज ही हमने हैशटैग लेकर आए हैं तिरंगा ऑन टॉप, क्योंकि पैंगोंग के पश्चिमी छोर के फिंगर 4 के आसपास जितनी पहाड़ियां हैं, उन सबकी पहाड़ियों के टॉप पर भारत। आप समझ रहे हैं, जब टॉप पर भारत होगा तो नीचे मोल्दो से लेकर जितनी पोस्ट है वहां नजर रखी जा सकेगी। ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि पैंगोंग में दक्षिणी छोर पर तो पहले से ही हमारा कब्जा हो गया, जो ब्लैक टॉप से लेकर हम हेलमेट टॉप की बात कर रहे थे। लेकिन पैंगोंग के पश्चिमी छोर पर फिंगर 4 पर कई महत्वपूर्ण चोटियों पर भारत का कब्जा हो गया है। तिरंगा ऑन टॉप, इसलिए हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से। खबर और उसका मतलब एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए, खबर यह है कि पैंगोंग झील के पास कई चोटियों पर भारतीय सेना का नियंत्रण हो गया है। यह बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब यह कि लद्दाख में चीन के अतिक्रमण को भारत का यह करारा जवाब है। फिंगर 4 में कई चोटियों पर भारतीय सेना का नियंत्रण, चीन की सेना पर भारत रखेगा ऊंची चोटियों से नजर। माउंटेन वॉरफेयर में जो ऊंचाई पर होता है उसको एज होता है। ब्लैक टॉप के बाद फिंगर 4 पर भारतीय सेना का नियंत्रण, तमाम चोटियों पर नियंत्रण। पैंगोंग के उत्तर और दक्षिण दोनों किनारों पर भारतीय सेना ज्यादा मजबूत। पैंगोंग में चीन की सेना के अतिक्रमण की साजिश फिर से नाकाम। खबर ये, इसका मतलब ये कि बार बार पिट रहा है चीन, घुसपैठ से बाज नहीं आ रहा है चीन। चलिए, तिरंगा ऑन टॉप देखिए, आज की ये बहुत बड़ी खबर थी। पैंगोंग लेक के पश्चिमी छोर के फिंगर 4, बार बार आप कह रहे हैं ना, फिंगर 4 की चोटियों पर भारत है। तिरंगा ऑन टॉप। बिना समय गवाए जल्दी से मैं आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ कर्नल तेज टिक्कू हैं यहां स्टूडियो में, और मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा है। मगर आप राय अपनी दीजिए तिरंगा ऑन टॉप पर, नक्शे के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कर्नल टिक्कू हमारे साथ है और रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ है। सर, फ्लोर आपका है, मुझे भी समझाइए, जितने भी ताल ठोके के दर्शक समझा रहे हैं, ये टॉप्स पर, ऊंचाइयों पर, चोटियों पर भारत के होने का मतलब क्या है? सबसे पहले कर्नल टिक्कू, और आप सब बीच में बता सकते हैं। देखिए, ये जो आप मैप दिखा रहे हैं ये सदर्न पैंगोंग सोंग का है और इसका नॉर्दर्न भाग जो है इस साइड को है। नॉर्दर्न साइड में हमारी फिंगर 1 to 8 है और सदर्न साइड में चुशूल हाइट्स के बिल्कुल ऑपोजिट हेलमेट टॉप है। वो पैंगोंग लेक पीछे की तरफ, हाँ, पैंगोंग लेक पीछे की तरफ, और इसके फिंगर्स वो बाद में हम आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, रेकिनला, रेजिंगला, ये सब मगर हिल, ये सब मुकबरी, ये सब हाइट्स हैं। अच्छा, हाइट्स है। ये चोटियां हैं और ये डोमिनेटिंग चोटियां पहाड़ों में, खासकर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में, जो एरिया 8000-9000 फुट से ऊपर होता है, वहां जब पहाड़ियों के ऊपर आप चढ़ जाते हैं तो आपको 2 फायदे मिलते हैं। सबसे पहले आपका डोमिनेंस होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्योंकि ये इलाका जो है इसमें आपको एक भी पेड़ नहीं मिलेगा। 8500 फुट के बाद पेड़ नहीं मिलता, तो ये बिल्कुल रेगिस्तान टाइप है, कोल्ड डेजर्ट इसको बोलते हैं। तो आपकी नजर जो है बहुत दूर तक जाती है, इसीलिए हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप से आप उनके जो गैरिजन, सबसे बड़ा गैरिजन है मोल्दो, उसको आप डायरेक्टली, इट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। अच्छा, कैसे ऑब्जर्वेशन होगा, बोला भी नक्शा एक बार डाल देते हैं हम। जो आप कह रहे हैं वो सबसे जरूरी है मेरे ख्याल से कि मोल्दो, ये देखिए,
अच्छा मुझे समझाइएगा सर, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये जो मोल्दो पोस्ट है ये चीन की है जी, एलएसी के उस तरफ है। जी जी जी। अब अगर हम हाइट पर होंगे तो कैसे नजर रखी जा सकेगी ये समझाइए। और ये ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं है, ये उनका गैरिजन है, मतलब वहां पर सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उस इलाके के। आप उनके पास रीइंफोर्समेंट्स है वहां पर, उनके पास मेंटेनेंस के एशलॉन्स है वहां पर। तो ये ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं है, ऑर्डिनरी पोस्ट है जो हमारे पोस्ट है जहाँ लड़ाई होती है सिर्फ। अच्छा ये ऐसे ऐसे आप समझाइए। ये मगर हिल ब्लैक टॉप हेलमेट। अब देखिए ये हेलमेट टॉप अगर आप देखिए इसका 4623 है कुछ, मतलब ये इतना सबसे ऊंचा है वहाँ पर, सबसे हाइट पर, सबसे हाइट पर। अगर आप वहाँ पहले तो और वहाँ पर तिरंगा है, वहाँ पर पहले पहुँचना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप पहुँच गए वहाँ पर तो फिर आपको कोई नीचे नहीं उतार सकता है। तो मतलब आप वहाँ से जो भी हरकत होगी आप उसको इंटरफेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। जनरल सिन्हा मुझे एक चीज बताइए, अगर हेलमेट टॉप पर इंडिया है, ब्लैक टॉप पर इंडिया है, मगर हिल मुखपरी, तो ये सारी नजर रखी जा सकी है मोल्दो पर, ठीक है ना मैं जनरल सिन्हा? एक बार आप भी समझा दीजिए। देखिए ऐसा है कि ये जितने टॉप्स हैं, चाहे हेलमेट टॉप हो, ब्लैक टॉप हो, गुरुंग हिल हो, मगर हिल हो, आपका रजंगला हो, रचिनला हो, ये दक्षिणी दिशा में है पैंगोंगसो। ठीक। और ये पैंगोंगसो और स्पांगुर जो झील है इसके बीच का इलाका है। अब क्या है कि मगर हिल और गुरुंग हिल, इस दोनों के बीच में यदि आप उत्तरी साइड पे देखें तो चाइना का मोल्डो मिलिट्री गैरिसन है, जिसमें 7000 से 8000 पीएलए ट्रुप्स रहते हैं। वो उनका बेसिकली सैन्य बेस गैरिसन है, कैंटोनमेंट का ये मिनी कैंटोनमेंट। 7000 से 8000 जवान वहां तो हम हाइट पर होंगे तो उस पर नजर होगी हमारी। एकदम। देखिए जब हम डोमिनेशन की बात करते हैं तो मिलिट्री भाषा में डोमिनेशन कई तरीके से होता है। दो तरीके से डोमिनेशन होता है, बाय फायर, बाय ऑब्जर्वेशन। आंखों से ऑब्जर्व कर रहे हो दुश्मन को और फायर से डोमिनेट कर रहे हो, उसको हिलने नहीं दे रहे हो। तो दुश्मन के मूवमेंट को ऑब्जर्व करना और उसको हिलने नहीं देना, ये दो प्रतिक्रिया होती है। तो जब हम यहाँ हिल टॉप से बैठे हैं, आप यदि 5th फ्लोर पे यहाँ बैठे हैं तो आपके गेट पे क्या हो रहा है, वो ज्यादा डोमिनेट करेंगे कि आप यदि बेसमेंट में होंगे तब डोमिनेट करेंगे। तो मोल्दो कैसे देख पाएंगे वो भी आप एक बार मोल्डो मगर हिल से और गुरुंग हिल से देख पाएंगे। और अब मगर हिल पर हम टॉप पर हैं, टॉप पे हैं, ब्लैक टॉप पर भी टॉप पे हैं, हेलमेट टॉप पर भी टॉप पर, और गुरुंग हिल पे भी टॉप पे हैं, रजंगला पे भी टॉप पे हैं, रचिनला पे भी टॉप पे हैं। तो सब टॉप जितने पॉसिबल टॉप्स थे सब पे हम बैठ गए। तो हम तो पूरा सदर्न साइड सिक्योर कर। अब तक क्यों नहीं थे? देखिए ऐसा एक और, मैं पहले उसका जवाब देने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट और बताऊं जो बहुत जरूरी है इधर। आप ये देख रहे हैं स्पंगुर गैप, ये स्पंगुर गैप, ये स्पंगुर गैप ऐसी जगह है जिसके थ्रू चाइना अपना आर्मर्ड ट्रूप्स ला सकता है, मतलब टैंक ला सकता है। थोड़ी सी जगह है ये, लेकिन गैप बहुत बड़ा है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन के नीचे है ये, तो मतलब उनके लिए टैंक भी इस्तेमाल करना अब थोड़ा मुश्किल हो गया, पहली बात। दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको, आप ब्लैक टॉप जो सबसे ऊंचा है, मगर हिल उसके नीचे है, फिर छोटे छोटे ये पोसे जो भी आप दिखा रहे हैं मुखपरी वगैरह, अगर उसमें किसी न किसी तरीके से चाइना आ भी गया तब भी वो ब्लैक टॉप के डोमिनेशन में होंगे। तो मतलब उनका वहां रहना जो है अनटेनेबल हो जाएगा। वो तभी कैप्चर कर सकते हैं जो काफी सारे ट्रूप्स इस्तेमाल करके, वो बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इस इलाके में ट्रूप रीइंफोर्समेंट और ट्रूप को हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो इट इज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही जबरदस्त डिफेंसिव पोजीशन इंडिया ने बहुत जबरदस्त पोजीशन इख्तियार कर रखी है और चाइना को अब कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए। एक और बात, लेकिन इसमें मेरे जहन में सवाल ये आ रहा है जो मैं ताल ठोक के लोगों दर्शकों से भी पूछने जा रहा हूँ, मतलब अब तक हम क्यों नहीं इन चोटियों पर पहुंच पाए थे? मतलब सेना वही है। अमन जी, इसमें एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो कार्रवाई चाइना ने करी अप्रैल 22 से लेकर, जो कार्रवाई चाइना ने, मैं ये कह रहा था, जो कार्रवाई चाइना ने 22 अप्रैल के बाद करी जी, और उनको बता दिया गया कि भाई आप पीछे वापस चले जाओ, लेकिन वो नहीं गए। फिर 12 राउंड्स टॉक्स आपके 13 राउंड बल्कि हो गए, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। तो इंडिया के पास अब कोई विकल्प नहीं था कि वो भी अपनी टैक्टिकल पोजीशन को स्ट्रांग करे ताकि अब चाइना को चिंता लगे कि हम क्या करें। तो है ना, देखिए चीन का गुरूर कैसे चोटियों पर चूर हो रहा है और एलएसी पर पराक्रम का रफाल युग भी शुरू हो चुका है। गलवान पेंगोंग में शिकस्त हुई और सर्वे में, चीन में भी जो सर्वे उसमें भी मोदी सरकार को लेकर लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन हैशटैग एक बार फिर से आपको बता देते हैं, बहुत जरूरी आज आपके लिए ट्वीट करना, क्योंकि आज की ये खबर
सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होगा। चोटियों पर भारत, इंडिया ऑन टॉप मतलब, लेकिन हमारा हैशटैग है तिरंगा ऑन टॉप। पैंगोंग झील के पश्चिमी छोर के फिंगर फोर के आसपास जितनी चोटियां हैं, सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर भारत ने कब्जा कर लिया है। ये रणनीतिक लिहाज से माउंटेन वॉरफेयर जब होता है और डिफिकल्ट टेरेन होता है, तो जो ऊंचाई पर होता है उसको एज होता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी था आपको समझाना। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल बिशंबर दयाल हैं, तहसीन पूनावाला हैं, शहजाद पूनावाला। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, तिरंगा ऑन टॉप, चोटियों पर भारत, माउंटेन वॉरफेयर के लिहाज से या जब डिफिकल्ट टेरेन पहाड़ों की लड़ाई होती है उसमें ऊंचाई पर होने का क्या मतलब? लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। देखिए, आपको अभी कर्नल टिक्कू साहब ने और जनरल सिन्हा साहब ने समझाया। इसको मैं मिलिट्री लैंग्वेज में कहता हूं डोमिनेटिंग ग्राउंड, और इसको अगर और मिलिट्री लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो इसको कहते हैं ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इंपॉर्टेंस। ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इंपॉर्टेंस वो जगह होती है जिस पर अगर आपका कब्जा रहेगा, जब तक उस पर कब्जा रहेगा तब तक दुश्मन वहां कुछ नहीं कर सकता। तो जितनी भी इस रिज लाइन के ऊपर ग्राउंड्स ऑफ टैक्टिकल इंपॉर्टेंस हैं, वो आज भारत सेना के कब्जे में है। आपने अमन भाई पहले सवाल पूछा था, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। सवाल यह था आपका कि यह हरकत पहले क्यों नहीं हुई। ये हरकत पहले इसलिए नहीं हुई कि हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे। हम सोच रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से कि शायद बातचीत से चाइना मान जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि इसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप पहाड़ पे तो 2 आदमी चढ़ा देंगे, 10 आदमी चढ़ा देंगे, 50 आदमी चढ़ा देंगे। उनको सपोर्ट चाहिए, उनको लॉजिस्टिक चाहिए, उनको एम्युनिशन स्टॉकिंग चाहिए, उनको और ऑब्जर्वेशन के लिए आर्टिलरी के ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाने, उनकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। जब तक कि पूरी सेना की लॉजिस्टिक तैयारी नहीं हो जाएगी तब तक 10 आदमी पहाड़ी पर चढ़ाने का क्या फ़ायदा है, उसे तो और नुकसान हो सकता है। तो जब हमने पहले तो सोचा कि ये बातचीत से हरकत ठीक हो जाए, नहीं हो रही थी, उस समय जो दैट पीरियड था उसमें हमने लॉजिस्टिक प्रिपरेशन की। लॉजिस्टिक प्रिपरेशन माने सब चीज़ की, एमिनेशन की, मेडिकल की, खाने पीने की, दुनिया जहाँ की चीज़ों की। अब जब वो हो गई तैयार और बातचीत उधर फेल हो रही है, तो हमने इसको तुरंत एक रात के अंदर जितनी ग्राउंड्स ऑफ टैक्टिकल इंपॉर्टेंस थे उन पर कब्जा कर लिया। अब इस समय हर एक ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इंपॉर्टेंस के ऊपर जितनी भी ये पहाड़ियां जनरल सिन्हा साहब ने दिखाई, उनके ऊपर लॉजिस्टिक सपोर्ट कंप्लीट है। उनके पास एमिनेशन, आप देखेंगे 1962 में क्या हुआ, रजांगला पास में क्या हुआ। एक कंपनी 113 आदमी मारे गए, उसमें 13 कमाओं के शैतान सिंह के नीचे। वो आखिर में क्यों उस पर चाइनीज का कब्जा होने वाला था? क्योंकि एमिनेशन रन आउट हो गया था, क्योंकि उस समय रिप्लेनिशमेंट इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। उस समय इस किस्म के आधुनिक हथियार नहीं थे जो आज हैं। हमारे पास आज एंटी टैंक वेपन्स हैं, हमारे पास डायरेक्ट फायरिंग आर्टिलरी वेपन्स हैं, हमारे पास इनडायरेक्ट फायरिंग वेपन्स हैं। आपने बीच में और सवाल पूछा था हमारे 2 मित्रों से कि अब आप छोटा सा अपना ध्यान ले जाइए कारगिल की तरफ। कारगिल में अगर आप एक ही चीज को देखें, टाइगर हिल को मिसाल पे देखें आप, टाइगर हिल वॉज डोमिनेटिंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड फायर। तो उससे हमारी सारी सड़क बंद हो रही थी, उससे हमारी लॉजिस्टिक्स खराब हो रही थी। तो यही जनरल सिन्हा साहब कह रहे थे और टिक्कू साहब कह रहे थे कि डोमिनेशन बाय फायर एंड डोमिनेशन बाय विजुअल साइट। अगर आपकी विजुअल साइट रहेगी तो आर्टिलरी गन जिसकी रेंज 35 किलोमीटर है, वो तो कहीं से भी फायर कर सकती है उस टारगेट के ऊपर। सो रिमेंबर, ये इस तरह पूरी लॉजिस्टिक जरूरी है। सिर्फ आदमियों को वहां भेजना काफी नहीं होता, बल्कि उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कंप्लीट होनी चाहिए, रिप्लेनिशमेंट की तरीका पूरा तैयार होना चाहिए। बहुत जरूरी है। एक बार इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिएगा। LAC पर चीन के सैनिक जो नजर आए, उनके हाथों में आप ये रॉड्स हैं, उनके हाथों में जो है बताया जा रहा है कि ये मार्शल आर्ट के पारंपरिक हथियार हैं। ये भी बताया गया कि नुकीली रॉड्स हैं। पहले जब गालवान में भी जब लड़ाई हुई थी, जब गुत्थम गुत्था हुई थी, तब भी बताया गया था कि कीले लगी हुई थी, रॉड्स के अंदर कुछ इस तरह के हथियार थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये LAC के पास चीन के सैनिकों के हाथ में रॉड्स हैं, नुकीले हथियार हैं, बंदूक नहीं, नुकीले हथियार और रॉड्स है। ये माउंटेन वॉरफेयर में हर बार पिटता है चीन, तो फिर ये हरकत चीन की तरफ से। और ये तस्वीर भी एक्सक्लूसिव। हमारे साथ जनरल बिशंबर दयाल, जनरल दयाल, माउंटेन वॉरफेयर में या पहाड़ों की लड़ाई में ऊंचाई पर होने का मतलब क्या आपके हिसाब से? देखिए, जैसे जनरल शंकर ने बताया
वो डीजी इन्फेंट्री हैं, बहुत इन्फेंट्री के बहुत सीनियर ऑफिसर हैं और पहाड़ों के माशाल्लाह हैं। मैं एक टैंकिस्ट हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो भी माउंटेन्स में जो पासेस को डोमिनेट करता है, जो हाइट से डोमिनेट करता है, जहां कहीं से भी माउंटेन में बहुत कम जगह से सिर्फ व्हीकल्स नहीं, आदमी भी बहुत कम जगह से आ सकते हैं। खासकर ये पूरा इलाका देखिए साहब, पूरा इलाका 18,000, 20,000, 24,000 ऐसी हाइट्स हैं। इस हाइट्स पर बहुत कम जगह जैसे सेनाएं मूव कर सकती हैं और लार्ज फोर्सेस में मूव कर सकती हैं, इसलिए हाइट्स की बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं बहुत दिन से कह रहा था कि हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं शुरू से ये कह रहा था कि चाइना जब बैकफुट पर आएगा, जब हम कुछ हाइट्स को कब्जाएंगे। और इससे भी एक इंपॉर्टेंट जो कार्रवाई हुई है वो मैं बताना चाहता हूं, जो जनशंकर उस पर ज्यादा लाइट थ्रो कर सकते हैं, कल्टीकू कर सकते हैं, लोग वहां ऑपरेट कर चुके होंगे, इन्फेंट्री ऑफिसर्स हैं। जो फिंगर 4 है, अगर आप सिरजप रेंज दिखाएं सबको, सिरजप रेंज में फिंगर 8, फिंगर 7, फिंगर 6 अगर पूरी को देखें, देखो मैं वहां गया नहीं हूं, मैंने भी सिर्फ अभी कुछ इमेजेस स्टडी किए। जो फिंगर 8 पे, फिंगर 4 पे जो हम्प बनता है, फिंगर 4 पे वो पूरी सिरजप रेंज को फिंगर 6, 5, 6, 7 को ऐसे सिरजप बेस तक डोमिनेट करता है। ये मेरा अपना मानना है और लाइन ऑफ साइट पे ये हो सकता है। तो जब ये फिंगर 4 पे जब आप गए हो ना, तो नॉर्थ ऑफ पेंगोंग त्सो में भी आपने एक डोमिनेटिंग हाइट ले ली है। जब आप डोमिनेटिंग हाइट लोगे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सप्लाई दोगे, लॉजिस्टिक्स सप्लाई दोगे, और अब मैं सोचता हूं नॉर्दर्न कमांड कोशिश कर रही होगी कि इसको विंटर्स स्टे के लिए, विंटर्स के बंकर्स, विंटर क्लोथिंग, विंटर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत बर्फ पड़ेगी, बहुत ज्यादा विंटर्स होंगे। तो इसको जब आप पूरा एज ए बेस, लॉजिस्टिक बेस दे दोगे, तो ये बहुत डोमिनेटिंग आई है। मोल्डो से तो वो हिल नहीं पाएगा, और टैंक्स तो उसके बिल्कुल नहीं हिल पाएंगे। हिलेंगे तो आपके पास टैंक से आप वार्निंग भी मिलेगी ना। देखिए, ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स की भी, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की भी, रडार्स की भी लिमिटेशन हो जाती है माउंटेन्स में शैडो के कारण। तो जब आप हाइट्स पे होते हो, आपके ऑब्जर्वेशन सिस्टम, बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार्स, इलेक्ट्रिकल काउंटिंग मेजर्स, जो आपकी चीजें हैं, जो जितनी हाइट पे जाएंगी, मेरे ख्याल से यही चीन की बौखलाहट है। जब 3 बार कोशिश की गई, चाहे गलवान में, फिर उसके बाद पेंगोंग में, और उसके बाद जो है मुखपरी में, ये 3 बार कोशिश की गई। लेकिन ये तस्वीरें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चीन के सैनिक के हाथों में रॉड्स हैं, नुकीले हथियार हैं। ये LAC पर ये चीन के सैनिकों की हरकत जो है, ये वो तस्वीर है। आप देखिए, चीन के सैनिकों के हाथों में रॉड्स हैं, नुकीले हथियार हैं। जब इस तरह की आपने पहले भी देखा होगा, गलवान में भी यही हुआ था, जब 40 से 50 सैनिकों को, चीनी सैनिकों को हमारी सेना ने मारा था। उस वक्त भी गोली नहीं चली थी, फायरिंग नहीं हुई थी। इसी तरीके से हथियारों से गुत्थम गुत्था जो हुई थी, और उसमें चीनी सैनिक जो है वो मारे गए थे। लेकिन मैं शहजाद और तहसीन आपके पास आऊं, उससे पहले कूटनीतिक पराक्रम, ये जो आपने देखा वो सामरिक पराक्रम था, युद्ध नीति का पराक्रम भी और कूटनीतिक पराक्रम, तीनों मोर्चे पर तिरंगा ऑन टॉप। की बात की जाए, क्योंकि आज विदेश मंत्री चीन के और भारत के विदेश मंत्री जो है शाम 6 बजे के आसपास SCO सम्मेलन में मिलने जा रहे हैं। अब आंख से आंख मिलाकर बात हो रही है। चीन के रक्षा मंत्री गुहार लगाते हैं, हमसे मिल लीजिए। ये कूटनीतिक मोर्चे पर कूटनीतिक पराक्रम, युद्ध नीति के मोर्चे पर जो पराक्रम है वो रफाल युग, आप जानते हैं अंबाला में आज फॉर्मल इंडक्शन हो चुका है, और सामरिक नीति का पराक्रम जो है चोटियों पर चीन चकनाचूर। तहसीन पूनावाला, अब तो नहीं मेरे ख्याल से राहुल गांधी कहेंगे ना कि हमारी सेना कमजोर या हम पिछड़ गए, चीन की सेना भारी पड़ गई, अब तो कोई नहीं कहेगा। अमन जी, सबसे पहले जितने भी मैंने राहुल जी के बयान पढ़े, उन्होंने कभी भी भारत की सेना पे कोई शंका नहीं व्यक्त किया। और भारत की सेना 67, 87 लगातार आप इशू में बोलता रहो, चीन को उन्होंने युद्ध में हराया, ऑपरेशन चेकर्ड फ्लैग में हराया। तो ये तो कोई बात हुई नहीं कि भारत की सेना पर कोई प्रश्न उठा रहे। प्रश्न मोदी जी पर जरूर उठा था, लेकिन अब जो हम डोमिनेटिंग पोजीशंस पे है, जो आपने तस्वीरें दिखाई वो रेजंगला की थी, रेजंगला हाइट्स की, ये जगहों पर जो हमने हाइट्स डोमिनेट किया, फिंगर 4 किया है, हम हाइट्स डोमिनेट। मैं बोल सकता हूँ 1 मिनट बस जी, अगर ये बोलना कि हमने इलाका सरेंडर कर दिया, ये सेना पर सवाल उठाना ही हुआ ना कि हमारी सेना कमजोर हुई।
नहीं, क्योंकि जब बीजेपी कहती है कि 600 बार चीन ने घुसपैठ किया, तो थोड़ी सेना पर हम प्रश्न उठाते। जब 62 में हम कहते कि हम हार गए चीन के खिलाफ, थोड़ी हम सेना पर प्रश्न उठाते। लेकिन 67 पे जब हम जीते तो हम सेना को ही क्रेडिट देते। भारत की सेना ने लगातार, आईटीआरबी ने और एनटीआरओ के सैटेलाइट्स लगातार अमित शाह और अजीत डोभाल जी को बता रही थी घुसपैठ हो रहा है उनके ऑपरेशन के द्वारा। उन्होंने उस वक्त गलती की, इसे हमें मानना होगा। लेकिन इस वक्त हम डोमिनेटिंग हाइट्स पे, क्योंकि हमारी वीर सेना ने डोमिनेटिंग हाइट्स उन्होंने अब ऑक्यूपाई किया, चाहे वो साउथ पैंगोंग पे हो, चाहे वो फिंगर फोर पर हो। तो ये जो आपने तस्वीरें दिखाई रेजंगला हाइट्स की थी, यहाँ पर भी वो डोमिनेट कर रहे हैं। मुखपरी पीक, तो इस सब पर भारत का इस वक्त डोमिनेशन है। और अगर आपका हाइट पर डोमिनेशन है और भारत को माउंटेन वॉरफेयर का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है अब कोई ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन चीन को स्टेटस को एंटी उनको करना ही पड़ेगा। शायद वे विंटर तक, नवंबर तक वहां रहेंगे, लेकिन नवंबर के बाद उनको पीछे जाना ही होगा। एक और चीज में एक और चीज, हमारी आर्मी डोमिनेट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, और हाइट्स पर डोमिनेट करने का हमें एक्सपीरियंस है। आप देख लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी हाइट पर, कोई दुनिया की सबूत सबसे नहीं हाइट चाहिए। है जी, कोई सबूत तो नहीं चाहिए ना। कोई नहीं, इस भारत की सेना पर थोड़ी कोई सबूत मांग सकता है। 67 में हमने हराया, सबूत मांगा, 87 में हराया। आज दुनिया के सबसे हाईएस्ट पीक पे भारत की सेना लगातार पेट्रोलिंग करती है। नहीं, मैं इसलिए तहसीन असल में बार बार इसलिए पूछ रहा था ना, क्योंकि चीन प्रेम की क्रोनोलॉजी भी समझना बहुत जरूरी है। एमओयू याद है ना आपको, कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, कांग्रेस पार्टी और चीन की सरकार के बीच में जो एमओयू हुआ था, इसलिए हम लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं। फिर वो चंदा भी आपको जरूर याद होगा। अब ये सवाल उठता है कि चंदे के चक्कर में चोटियां छोड़ी हुई थी क्या अभी तक? फिर 2010 से 2013 तक एलएसी पर चीन ने 600 से ज्यादा बार घुसपैठ की। ये सारी चीजें इतिहास से ही सवाल उठते हैं। 2017 डोकलाम विवाद के बीच जब चीनी राजदूत से मिलने पहुंच गए थे राहुल गांधी, चीनी प्रेम की क्रोनोलॉजी हम दरअसल समझाने की कोशिश करते हैं। जब हमारी सेना राहुल गांधी के हिसाब से कमजोर साबित हो रही थी, तब बैक टू बैक आर्मी पर अटैक हो रहे थे और मोदी डर गया। आज जब हमारी आर्मी डोमिनेट कर रही है तो एक ट्वीट नहीं है, एक बयान नहीं है। इसीलिए बार बार सवाल उठते हैं। गलवान में सैनिकों की शहादत पर भी सियासत हुई थी। जब गलवान में हमारे सैनिक शहीद हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में मिलने गए थे, तब भी ये सवाल पूछा गया था, ये तो अस्पताल ही नहीं है, ये तो एक्टिंग चल रही है। ये सारे हार्ड फैक्ट्स हैं तहसीन। आज कहना हमारी आर्मी डोमिनेट कर रही है अच्छी बात है, लेकिन क्या पहले सवाल जो उठाए गए थे वो पाप नहीं धुल जाते ना? शहजाद पूनावाला, क्या बदल गया? मतलब यही आर्मी पहले भी थी, यही आर्मी अब भी है। 62 की भूल, अब हम भूगोल सुधार कर रहे हैं। अमन जी, पहले क्यों नहीं हम चंदे के चक्कर में चोटियां छोड़ रहे थे क्या? अमन जी, मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि आज आपका ऑडियो इतना ख़राब है कि मुझे आपकी भी बात पूरी सुनाई नहीं दे रही है। तो मैं 1 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करूंगा, 20 मिनट के बाद बोल रहा हूं, तो 1 मिनट मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिए। बोलिए। बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि आज जो भारत ने चढ़ाई की है, चीन पर चढ़ाई, उससे हम लोगों के पास मोल्डो गैरिसन से भी और स्पैंगुर के ऊपर भी हम डोमिनेट कर रहे हैं। पर दरअसल इतने साल तक, मतलब 62 की भूल पर आज 56 इंच का रफू क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इतने साल तक एक ही फॉर्मूला था, और आज वो कॉन्ट्रैक्ट में भी वही फॉर्मूला मेंशन था कि मोदी के साथ करते रहो लड़ाई, चीन पर मत करो कभी भी चढ़ाई, और इसीलिए चीन के खिलाफ कोई बयान भी नहीं आया सामने। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो भी टॉप्स पर हम लोग आज खड़े हैं, आप बताइए कि इतने सालों तक आपने कभी कोई इस पर डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की। उल्टा नेहरू वाला मॉडल क्या था? अक्साई चीन दे दिया। 2010 से 13 के बीच में आपने 600 बार इंकर्जन होने दिया, और ये सेना की कमी नहीं थी, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। आपने ऐसे आर्थिक समझौते कर लिए जिसकी वजह से आपके भारत का जो वित्तीय घाटा है वो 33 गुना जो है वो चाइना को उतना एडवांटेज मिला। उसके अलावा अरे चाइना छोड़ो, पाकिस्तान ने भी जब 26/11 का हमला किया तो आप 26/11 का बदला नहीं ले पाए, उल्टा आपने MFN स्टेटस देकर रखा था पाकिस्तान को। और जब मोदी सरकार आई और मोदी सरकार ने एक नैरेटिव को बदला, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उसको फर्जिकल स्ट्राइक कहा गया। DGMO ने बताया था उसके बारे में। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो चील कौवे मरे, ये बताया गया। भारत की सेना कभी भी कोई उपलब्धि करती थी तो भारत की सेना के चीफ को ये लोग कहते थे कि सड़क का गुंडा है, और फिर कुछ और नहीं बचा तो आप कह दिया कि चाइना के सामने जमीन खोदी। ये तो भारत की सेना पर ही हमला था। तो लगातार चाइना के पक्ष में बोलना और भारत पर सवाल खड़े करना, नहीं, लेकिन दरअसल चाइना के MOU की बात करनी थी, चाइना के खिलाफ ये बात नहीं कर पाए। आपने 2 चीजें कही। एक आपने कहा 62 की भूल और 56 इंच का रफू या 56 इंच का भूल सुधार। एक ये चीज आपने जिस बात का जिक्र किया,
और देखिए, जिसको हम लगातार बता भी रहे हैं कि ना सेना को महत्व ना युद्ध की तैयारी, कैसे भूल सुधार, कैसे 62 में गलती हो, 2020 में भूगोल सुधार आप कह लीजिए, या आप कह लीजिए 56 इंच का रफू आप कह लीजिए, क्योंकि लगातार चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान इस वक्त सुनाना बहुत जरूरी है चीन के लिहाज से, जो भारत शांति की तो बात करता है लेकिन संप्रभुता और एकता अखंडता की कीमत पर नहीं। श्री कृष्ण का उदाहरण दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, याद है ना आपको? सुनिए वो बयान। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वार्निंग नहीं दी गई थी, चेतावनी दी गई थी, बताया गया था कि बांसुरी वाला रूप चाहिए या सुदर्शन चक्रधारी रूप चाहिए। यह सेना का सुदर्शन चक्रधारी रूप है और इस वजह से चीन की लगातार पिटाई हो रही है। अब चोटियों पर भारत है और इसलिए इस लिहाज से सबसे बड़ी खबर है तिरंगा ऑन टॉप। हैशटैग तिरंगा ऑन टॉप, मतलब तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। चाहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम आपसे जुड़े हुए हैं। लगातार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी क्या राय? क्योंकि बहुत बड़ी रणनीतिक आप समझिए जीत है भारत की, एक बहुत बड़ी सक्सेस इंडिया के लिहाज से। अब मेजर जनरल सेना में आपके पास आ रहा हूं, जिसका भी जिक्र शहजाद ने किया, वो मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है। अब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि 62 के बाद जिन चोटियों पर हमने अब तक सेना नहीं भेजी थी, अब हम 62 के बाद उन चोटियों पर हम लोग पहुंच रहे हैं। 62 की भूल, 2020 में भूगोल सुधार, ये 56 इंची रफू पहले क्यों नहीं किया गया भाई? क्या दिक्कत थी? सेना तो वही है। देखिए अमन, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आपने बॉक्सिंग मैच देखा है? बॉक्सिंग मैच में जब ऑफेंडर पंच मारता रहता है तो डिफेंडर अपने आप को बचाता रहता है, और जब डिफेंडर ऑफेंसिव मोड में आता है, वो पंच मारना शुरू करता है तो ऑफेंडर बचाना शुरू करता है। पहले हम अपने आप को ऐसे हाथ करके बचाते रहते थे, अब चीन अब बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि हम ऑफेंसिव मोड में हैं। पैसिव डिफेंस सॉफ्ट स्टेट से लेके जो जर्नी सफर शुरू हुई, पहला हिंदुस्तान की छवि थी सॉफ्ट स्टेट, पैसिव स्टेट, वहां से हम न्यूट्रल में आए, फिर हम ऑफेंसिव डिफेंस में आए, अब हम ऑफेंसिव मोड में आ गए हैं। ऑफेंसिव मोड में जब आए हैं तो चीन को फिर अपने आप को बचाने की पूरी प्रतिक्रिया चल रही है। 2-3 बिंदु, हमको 1.5 मिनट और दो अमन। देखो, ऐसा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फौज का हम सम्मान करते हैं। जब 2008 में एयर मार्शल बॉर्बोरा ने डीबीओ एयर स्ट्रिप को रिपेयर के लिए, फंक्शनल के लिए कहा था, 5 बार एप्लीकेशन दिया था, क्यों एप्लीकेशन को ठुकरा दिया गया? क्यों? क्या ये स्ट्रेटजी के राष्ट्र हित में नहीं था? दूसरी बात, जब आर्मी ने रोड बनाया तो मिस्टर एंटनी ने क्यों कहा आर्मी को चाइना के ऑब्जेक्शन पे कि रोड तोड़ दो? तीसरी बात कि जब स्ट्रेटजिक रोड्स बनने 1990 में कल्पना की गई थी तो मिस्टर एंटनी ने लोकसभा में कहा कि जान के हमने स्ट्रेटजिक रोड नहीं बनाया, ये हमारी रणनीति थी कि यदि चीन हमारे अंदर घुस आया तो हमारे रोड को इस्तेमाल कर लेगा। आप कल्पना कर सकते हैं? रीजन बताइए ना, ऐसा क्यों कोई करेगा? ऐसा कोई सोच, रीजन बताइए। एमओयू, चंदा, रीजन एकदम आप यदि एक पार्टी एक दुश्मन के सरकार के साथ संधि करती है, एमओयू साइन करती है, इससे ज्यादा राजद्रोह क्या हो सकता है? मेरे को बताइए। कर्नल टिक्कू, हैरानगी है, मतलब मुझे भरोसा करना मुश्किल है। मतलब चीन के चक्कर में या चंदे के चक्कर में चीन को चोटियों का चढ़ावा जा रहा था क्या? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, अक्साई चिन, तिब्बत तो छोड़ दीजिए, जब अक्साई चिन इंडिया ने खो लिया और चाइना ने उस पर कब्जा किया, आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देख लीजिए।
सबको पता था, एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि तिब्बत जिंगजांग रोड बन रहा है, लेकिन तब भी पार्लियामेंट में बयान दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और हमें कुछ इसके बारे में मालूम नहीं है। और अब जो डिक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आ रही है, अब डिक्लासिफाई हो रहे हैं डॉक्यूमेंट, उससे क्लियरली पता चल रहा है 1955 के बाद सबको मालूम था कि चाइना जिंगजांग ले चुका है, सड़क बन चुकी है, और पार्लियामेंट में इसको फिर एक्सेप्ट किया गया 1959 में। ये एक डिफीटिस्ट मेंटालिटी, और मुझे लगता है डिफीटिस्ट मेंटालिटी ही नहीं थी, बल्कि चाइना को किसी ना किसी तरीके से खुश करने का एक रास्ता बनाया था। अमन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, लास्ट पॉइंट, ये जितनी भी हमने टेरिटरी अभी गेन करी है, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, मगर हिल, मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको किसी भी तरीके से ना छोड़े, क्योंकि आपने इनको पकड़ लिया है, आप इनको दोबारा नहीं कैप्चर कर सकते खून खराबा के बगैर। जो भी आपस में आज उनके फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत हो रही है, मैं चाहता हूं कि ये ना हो कि हम यहां से हट जाएं, क्योंकि हमें अब उनका जिंगजान जो उन्होंने हमसे छीन लिया है, यहां से जिंगजान वापस लेने में हमें काफी सहूलियत मिलेगी, और चाइना के ऊपर हम भरोसा कभी भी नहीं कर सकते। अगर वो फिंगर 5 से नहीं हटते, उनको नहीं हटने दीजिए फिंगर 4 के ऊपर, जो जनरल दयाल साहब बोल रहे थे, हम अब डोमिनेटिंग पोजीशन वहां पर भी है, इस इलाके में भी हमारे डिफेंसिव पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है, हमें यहां से किसी भी हालत में विड्रॉ नहीं करना चाहिए। अब तो लोग यही कह रहे हैं ना, चोटियां ली चीन, अब लेंगे अक्साई चीन, मतलब चोटियां चीन, अब लेंगे अक्साई चीन। लेकिन अपनी राय आप जरूर पहुंचाएं, लगातार ट्वीट्स आ भी रहे हैं, मैं लगातार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तिरंगा ऑन टॉप, ये आज की बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी, बहुत बड़ी सामरिक कामयाबी भारत की। ये पहली बार हुआ है, ये जो विवाद चल रहा है 4 महीने के दौरान जब हम टॉप पर, मतलब ऊंचाइयों पर, और जब माउंटेन वॉरफेयर होता है तो जो ऊंचाई पर होता है उसको हमेशा एज होती है। जब माउंटेन वॉरफेयर होता है तो ये कूटनीतिक कामयाबी भी है, कूटनीतिक पराक्रम भी है, ये जो है आज विदेश मंत्रियों की मुलाकात भी है, ये युद्ध नीति का पराक्रम भी है जो रफाल युग, और ये सामरिक नीति का पराक्रम भी है। इसलिए तिरंगा ऑन टॉप आज अपनी आप कमेंट जरूर रखें। तहसीन, एक कमेंट मैं आपका ले रहा हूं, उसके बाद शंकर प्रसाद मैं आपके पास आऊंगा। जो तहसीन पूनावाला यहां पर कर्नल टिक्कू कह रहे हैं, जो तहसीन पूनावाला यहां पर मेजर जनरल एसपी सिन्हा कह रहे हैं, शहजाद कह रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं है, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनकी बात राजनीतिक हो सकती है, लेकिन अगर सेना के कुछ मेहमान ये कह रहे हैं कि चंदे के चक्कर में चीन को चोटियों का चढ़ावा जा रहा था, क्या हम अब से पहले सब क्यों नहीं कर पाए थे, क्यों हम सरेंडर मोड में थे? तहसीन पूनावाला, आप बोलिए। तो सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स यहाँ आपके शो पर है, सबसे पहले तो मैं उनको सलाम करता हूँ, उन्होंने देश की सेवा की है, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उसकी मैं इज्जत करता हूँ, आदर करता हूँ। शायद वो सच से अवगत नहीं, पूरे सच से वो वाकिफ नहीं है, तो मैं अपना बात 1 मिनट में उनके सामने रख देता हूँ। क्या 67 में जब हम युद्ध जीते चीन के खिलाफ, तब भी हम एक कमजोर के देश थे, न्यूट्रल, नेगेटिव, जो भी शब्दों का प्रयोग हुआ। जब 86 में हमने अरुणाचल प्रदेश को सूबा प्रदेश बनाया, स्टेटहुड दिया, चीन के आंख में जनरल सुंदर जी आंख में आंख मिलाया, चीन को पीछे जाना पड़ा, तब भी हम कमजोर थे, न्यूट्रल थे, बैकवर्ड थे, बॉक्सिंग नहीं कर रहे थे। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आप बार बार ये आरोप लगा रहे कि पैसा लिया गया। मैं आपके शो पे कह रहा हूं कि जिस जयशंकर जी के बेटे जो इस वक्त मीटिंग में, उन्होंने 4 महीने पहले पैसा उनको मिला चीन के कुछ संगठनों से, जिस संगठन में काम करते हैं, क्या इसलिए चीन ने 2000 बार घुसपैठ किया? क्या अमित शाह के बेटे आईपीएल के चेयरमैन और आईपीएल में चीन का पैसा, इसलिए अमित शाह ने वो एनटीआरओ के सैटेलाइट इमेजेस नहीं देखे कि घुसपैठ हो रहा था, और हमने ऑपरेशन नमस्कार किया, और हमने मिलिट्री ऑपरेशन लद्दाख में नहीं किया? ये फालतू बातें, इस तरह की बातें हम किसी पर ना करें तो अच्छा हो। मुझे एक लास्ट बात करते अपनी बात समाप्त करने अगर ये फालतू है तो मुझे गलत बताइए, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मेरे फैक्ट्स गलत हूं। क्या 90 लाख नहीं दिए गए थे राजीव गांधी फाउंडेशन को? अगर मैं गलत हूं, हाँ या ना, दिए गए थे, नहीं दिए गए थे? एमओयू हुआ था या नहीं हुआ था 2008 में? 2 सवाल है मेरे, क्या 2008 में एमओयू हुआ था, हाँ या ना? या 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा आया था चीन के एम्बेसी से? ये 2 सवाल है, हाँ या ना तहसीन? हो सकता है मैं गलत हूं। क्या राम माधव ने चीन के पॉलिटिकल स्कूल में, सुनिए जवाब सुन लिया, मैं आपका, मेरा अधिकार है जवाब देना, आप सहमत हो, जवाब सुन लीजिए। हमारे सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इसी चीन के पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार है, वहां की स्कूल में लेकर जाकर उनको सिखाया है, नहीं सिखाया राम माधव ने? डीएनए की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। राजू सबनानी कौन है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने एक डिप्लोमेट भेजा या नहीं भेजा? राजू सबनानी का मैं स्टोरी खोलूं यहाँ पर? मत ऐसी बातें करो
तो बात जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अमित शाह ने मेरे क्यों सवाल का जवाब दे सकते हैं आप तहसीन? बिल्कुल, क्या पैसा लिया? बिल्कुल नहीं लिया तो मुझे बताइए, मैं गलत हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं गलत हूँ, आज मैं मानूंगा ताल ठोक के तहसीन पूनावाला, मैं अपनी गलती मानूंगा। नेशनल टेलीविजन पर क्या राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए का चंदा चीन से मिला? नहीं मिला तो मैं माफी मांगूंगा। क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख का चंदा मिला, इसलिए 2012 इसलिए मोदी जी ने घुसपैठ होने दिया। 2200 हाँ या ना, मिला था नहीं मिला था? अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं नेशनल टेलीविजन पे माफी मांगूंगा। मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट्स के साथ कह रहा हूँ। 2008 का एमओयू, सुनिएगा तहसीन, क्या 2008 में एमओयू नहीं हुआ था? अमन भाई, अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरा जवाब सुनिए, सुन लीजिए। आप ही का सवाल का जवाब दे रहा हूं। क्योंकि एमओयू हुआ था 2008 में, इसलिए मोदी जी ने 2224 बार घुसपैठ होने दिया, इसलिए राम माधव जी उनके स्कूल में ले गए, इसलिए जयशंकर के बेटे को पैसा मिला, इसलिए अमित शाह ने एनटीआरओ की सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखी, क्योंकि उनके बेटे को आईपीएल में चंदा मिलता है। तहसीन इसलिए 2010 से 2013 के बीच 600 बार घुसपैठ हुई। इसी वजह से तमाम चोटियों को सरेंडर कर दिया गया, इसी वजह से हमारे स्क्वाड्रन को मजबूत नहीं किया गया। ये है इसलिए। बाकी आपके आरोप मैं नहीं बोलूंगा, वो शहजाद जवाब देंगे। आपके आरोप मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा। आपके आरोप शहजाद पूनावाला जवाब दे देंगे, उसके बाद शंकर प्रसाद में आपके पास आऊंगा। शहजाद पूनावाला, ठीक है तहसीन, ठीक है। शहजाद पूनावाला बोलिए भाई। तहसीन, हाँ चलिए, मैं इनसे एक ही सवाल पूछूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप अपना वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार और वहाँ की सरकार के साथ साइन हुआ है, उसको आप जाहिर कर दीजिए, उसको पब्लिक कर दीजिए। अगर छुपाने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग आज तक, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियाँ भी आ चुकी है, आप लोग उसको पब्लिक डोमेन में लाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अनर्गल कंपैरिजन कर रहे हैं। पहली बात तो राम माधव ने जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। दूसरी बात, राम माधव वहाँ पे गए थे, वहाँ पे जाने से किसी को आपत्ति नहीं है। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भारत के तमाम हितों का सौदा किया गया। आज मोदी का जवाब और नेहरू के 62 वाले जवाब की तुलना कीजिए, कांग्रेस पार्टी के जवाब और मोदी सरकार के जवाब की तुलना कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर आपने कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं है तो आप 2008 का कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं जाहिर करते? उसको जाहिर कर दीजिए, उसको पब्लिक कर दीजिए और तमाम लोगों के मुंह को बंद कर दीजिए। पर छुपाने वाली बात उसमें यह है कि उसमें कहा गया है कि मोदी सरकार का हम विरोध करते रहेंगे, चाहे वो चाइना को मुंह तोड़ जवाब देते रहे, गलवान में सवाल पैदा करेंगे और हम लोग हमेशा चाइना का साथ देंगे। इसीलिए तहसीन पूनावाला जानते हुए भी कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को बाहर नहीं दिखा सकते। ठीक है, कैसे हम डोमिनेट कर रहे हैं, कैसे हम डोमिनेटिंग पोजीशन पर हैं, कैसे जो हाइट्स की लड़ाई है उसमें अब भारत को एक बार फिर से जनरल सिन्हा एक बार जल्दी से एक बार फिर से समझा दीजिए, जिन्होंने अभी टीवी सेट्स ऑन किए, उसके लिए बहुत जरूरी है समझना। तिरंगा ऑन टॉप, तिरंगा ऑन टॉप हम क्यों कह रहे हैं? कैसे भारत ऊंचाई पर, हाइट्स पर और तमाम जितनी भी ऊंचाई पर भारत का कब्जा हो गया फिंगर 4 के पश्चिमी छोर पर। मेजर जनरल सिन्हा, अमन, दो भौगोलिक, ये सारे टॉप से सर, एक बार जल्दी से मैं समझा देता हूं 30 सेकंड में। दो भौगोलिक क्षेत्र उसको समझ, दो झील है, पैंगोंग त्सो झील और स्पांगुर झील, और जो नॉर्थ साइड में है वो फिंगर से 1 से 8 और फिंगर 4 जो है वो मोस्ट डोमिनेटिंग हिल है उत्तरी साइड में पैंगोंग त्सो के। अब हम आते हैं पैंगोंग त्सो के साउथ साइड में। तो आप हेलमेट टॉप की बात कीजिए, आप ब्लैक, बाएं शिफ्ट कीजिए प्लीज, बाएं शिफ्ट कीजिए, आप ब्लैक टॉप की बात कीजिए, आप गुरुंग हिल की बात कीजिए, आप मगर हिल की बात कीजिए, आप मुखपरी की बात कीजिए, आप रेजांगला की बात कीजिए, आप रेचिनला की बात कीजिए, ये रेचिनला की बात कीजिए, ये सब हिल टॉप जो हैं ये सब हिंदुस्तान के पास है। हम 5-6 पहाड़ियों पे, हाइट्स पे बैठे हैं और दुश्मन को, मोल्डो को, चाइनीज का जो गैरिसन ऐसे देख रहे हैं, कहाँ जाएगा दुश्मन? इसीलिए तो उसकी ये मोल्डो है। ये करीब मगर हिल, गुरुंग हिल और मगर हिल के बीच के ये इलाका जो है ये है मोल्डो। अच्छा, हम हाइट पर होंगे तो हम नजर रख सकते हैं। 7,000 जैसे मगर हिल, मकपरी, रेजांगला, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप। 7,000 से 8,000 गैरिसन में पीएलए ट्रुप्स हैं, 7 से 8,000। तो हम 7,008 सबसे बड़ी, हम लोग क्यों धोखा खा गए? क्योंकि चुपके से ही लोग आ जाता था, क्योंकि डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन था ही नहीं, सर्वेलेंस सिस्टम उतना फुल प्रूफ नहीं था, तो हमको सरप्राइज एलिमेंट करके पहुंच जाता। क्या मैं ये कह सकता हूं जनरल शंकर प्रसाद की भारत अब एलएसी पर और पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में? जनरल शंकर प्रसाद, एलएसी पर भारत पहले से ज्यादा और मजबूत स्थिति में? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आज चाइना इतना क्यों घबरा रहा है?
चाइना इसलिए तो घबरा रहा है कि आज भारत एक बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में है, केवल इसी रिज लाइन पे नहीं बल्कि और भी कई जगह, जिसका डिस्कशन अभी तक टेलीविजन में नहीं हो रहा है, उसकी वजह आपको मालूम होगी, लेकिन केवल इसी जगह नहीं बल्कि और भी जो हमारी जगह पर जहां पर एंगेजमेंट है चाइना के साथ, वहां भारत ने, जिसको मैं कहता हूं ऑफेंसिव डिफेंस, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑफेंसिव डिफेंस, यानी हम ऑफेंसिव पर नहीं गए पर हमने वो ऑफेंसिव एक्शन लिए जो डिफेंस में फायदा कर रहे हैं। तो केवल इसी रिज लाइन पे नहीं, और भी कई जगह ऑफेंसिव डिफेंस किए होंगे। इससे भारत सेना की स्ट्रैटेजी बदल गई है। टुडे वी आर नो लॉन्गर इन अ मूड कि हम जो कुछ चाहें वो चाइना करता रहे, हम चुपचाप देखते रहेंगे। अब हमारी रणनीति ये है कि बातचीत सफल हो जाए तो अच्छा है, नहीं होती तो फिर इसका जवाब हम अपने तरीके से देंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चाइना की प्रिपरेशन चल रही है, उससे लगता है कि जो बातचीत हो रही है फॉरेन मिनिस्टर्स की, इसमें कोई सक्सेस की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर की बातचीत में कोई खास बात निकली नहीं, फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत में भी कोई इतना बड़ा मेरे ख्याल से कोई नया मसला नहीं खड़ा होगा जिससे कि ये मसला सुलझ जाए। तो इसीलिए भारत सेना पूरी तैयारी है, नॉट ओनली इन दिस रिज बट ऑन मेनी अदर प्लेसेस। सो प्लीज रिमेंबर द टर्म ऑफेंसिव डिफेंस। ऑफेंसिव डिफेंस यानी कि सब जगह जहां जहां भी इनके संग एंगेजमेंट था वहां बिल्कुल तैनात है अभी। और जो आप बात जनरल सिन्हा साहब कह रहे हैं वो बात दोबारा कहने का कोई फायदा नहीं है। वी हैव गॉट कंप्लीट डोमिनेशन टुवर्ड्स मोल्डोव, तो ये मींस कि वहां से तो कोई हरकत हो ही नहीं सकती। ठीक है, और भी जगहें हैं जहां पर हमने डोमिनेशन कर रखी है। जनरल विशंबर दयाल, एक अंग्रेजी में शब्द होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब जिसमें कहा जाता है कि संकट में भी कैसे आप अवसर तलाश लेते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब बुरी चीजों के दौरान भी कुछ अच्छा अगर आपके साथ हो जाए। तो ये संकट काल के दौरान ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जिन चोटियों पर अब तक हम सेना नहीं भेजी थी, हमने कब्जा नहीं किया था 62 के बाद से, अब हम उन चोटियों पर डोमिनेट कर रहे हैं। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मैं कह सकता हूं क्या? देखिए, बिल्कुल भारतीय सेना हमेशा एडवर्स सिचुएशंस को अपने फेवर में क्रिएट करती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये ब्लेसिंग डिस्गाइज नहीं है, चाइना की एक भूल है जो वो किसी सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत आता। अमन, अगर भारत को चाइना को रियली बैकफुट पे, और ये सारी चीजें क्यों हुई हैं 2010, 11, 12, 13 में, इसका एक मूल कारण है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और चीन के बीच होगी कोर कमांडर स्तर की बातचीत, जिसका भी जिक्र कर रहे थे विशंबर दयाल। बड़ी खबर है, कोर कमांडर्स के बीच जल्द होगी बातचीत। तारीख अभी तय नहीं है। 14 कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे प्रतिनिधित्व। ये बड़ी खबर है, इस वक्त बातचीत होगी बड़े स्तर पर। अब तक कई दौर की ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है, लेकिन अब कमांडर स्तर की जो है वो बातचीत होगी कमांडर स्तर की। अब तक ब्रिगेडियर कमांडर, अब कमांडर स्तर की बातचीत होगी। अभी तक ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े। जनरल विशंबर दयाल आपका, तहसीन पूनावाला, शहजाद पूनावाला, विशंबर दयाल, रिटायर्ड मेजर जनरल शंकर प्रसाद, एसपी सेना, और कर्नल टिक्कू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अभी भी आपसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तिरंगा ऑन टॉप, आपकी क्या सोच है? आपको क्या लगता है कि डोमिनेटिंग पोजीशन पर अगर इंडिया है तो अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया, कदम कदम बढ़ाएगा और अतिक्रमण हटाए जा, और चोटियों पर क्या कब्जा करने का वक्त आ गया है? ताल ठोके में अभी के लिए इतना ही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.